गुड इवनिंग। आज अपना टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले ये सवाल आता है हमारे पास। तो इंटरैक्शन बिटवीन केमिकल रिएक्टेंट्स एंड एनर्जी टू फॉर्म chemical products is known as chemical reaction। ठीक है, अगर कुछ केमिकल रिएक्टेंट्स है जो एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करके कोई केमिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? एक केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशंस क्या होंगी? ठीक है, ये होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस in form of symbols for the sake of simplicity। इतने बड़े बड़े रिएक्शंस को सिंपल तरीकों में सिंबल्स के फॉर्म में लिखने को आप क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में अपन क्या क्या चीजों पे ध्यान देंगे? पहला, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे अपने पास रिएक्शन लिखा हुआ है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। तो ये A और B क्या है? रिएक्टेंट्स, और C और D क्या है? प्रोडक्ट्स। तो हम लोग को सबसे पहले क्या ध्यान देना है? इनके स्टेट पे, कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ठीक है, सेकंड चीज जो हमारे पास आएगी वो रहेगा कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कि प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, कैटलिस्ट है कि नहीं। ये क्या होंगे? कंडीशन ऑफ द रिएक्शंस। ठीक, कि प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, कैटलिस्ट है कि नहीं। प्रेशर टेम्परेचर हम सब जानते हैं, लेकिन कैटलिस्ट पे हमको डाउट जाता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एनी सब्सटेंस that changes rate of reaction without participating in the reaction। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए रिएक्शन के रेट को चेंज करे, उसे आप क्या बोलते हो? एक कैटलिस्ट। ठीक है, और ये भी किसके अंडर आएगा? कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। नंबर 3 हम ध्यान देंगे क्या? हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, कि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, अगर हीट रिलीज हुई होगी तो प्रोडक्ट के साथ निकलेगी, तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस हीट। ठीक है, और अगर हीट एब्जॉर्ब हुआ होगा तो हमको इस साइड देना पड़ा होगा, तो इस साइड प्लस हीट। अगर प्लस साइन वाले हीट को अपन इस साइड लेके जाएंगे तो हमको सिंबल क्या मिलेगा? माइनस हीट। अगर हीट एब्जॉर्ब हो तो माइनस हीट, हीट इवॉल्व हो मतलब हीट प्रोड्यूस हो तो प्लस हीट। ठीक है, प्लस फॉर प्रोडक्शन, माइनस से एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इतनी चीजों का अपने को ध्यान रखना है। क्या क्या बोले? कि प्रोडक्ट्स का स्टेट पता होना चाहिए, किस स्टेट में रिएक्शन हो रही है पता होना चाहिए, हीट रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है ये पता होना चाहिए। ठीक, ये कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो हमको किसी भी केमिकल इक्वेशन में ध्यान रखनी होती है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन उठता है कि केमिकल इक्वेशंस होती हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? आगे देखते हैं। ठीक, अगला रहेगा हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमारा मतलब रहेगा इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट is same on both product and reactant side of the equation, then the chemical equation is said to be balanced. ठीक है। if the number of atoms of each element on is same on both the reactant side and product side of the equation, the chemical equation is said to be balanced. कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब होती है? जब लेफ्ट साइड और राइट साइड में हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स क्या हो? सेम। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आगे और करेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि H2 plus O2 gives H2O। सिंपल एग्जांपल लेते हैं क्योंकि बस ये बताना है। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। तो देखो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का नंबर अलग है और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का नंबर अलग है। तो ये रिएक्शन अभी क्या है? अनबैलेंस्ड। ठीक, अब अगर इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? देखो अगर हम क्या कर लें कि हाइड्रोजन है यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ कितने हो गए? 2 इंटू 2, मतलब कि हाइड्रोजन का नया नंबर हो गया 4। ठीक है, ऑक्सीजन अभी भी 2 है। अब यहाँ राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में हम पूरे H2O में क्या मल्टीप्लाई कर ले? H2O में क्या मल्टीप्लाई कर ले? 2। तो देखो हाइड्रोजन में भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 2 जा हाइड्रोजन नंबर 4 और ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया? 2। तो यहाँ नया नंबर ऑफ एटम्स क्या है? हाइड्रोजन हमारे पास है 4, ऑक्सीजन हमारे पास है 2। अब देखो हाइड्रोजन नंबर 4, ऑक्सीजन कितना है? 2। यहां भी सेम हो गया। अब देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सारे एलिमेंट्स के एटम्स के संख्या नंबर क्या है? बराबर। अगर बराबर है तो हम बोल सकते हैं क्या? दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस भी देख लिए और देखते हैं केमिकल इक्वेशन में और क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी होती है। देखो ये हमारे पहले 4 कंडीशंस हमने देख ली। स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट शुड बी मेंशन्ड, मतलब कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सॉलिड, लिक्विड या गैस है। कंडीशन ऑफ द रिएक्शन शुड बी मेंशन्ड, प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। ठीक, कहां मेंशन करते हैं? देखो ये मान लो A + B gives C + D, तो प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट कहां मेंशन करेंगे? यहां। अगर गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, तो कहां मेंशन करेंगे? उनके नीचे। हीट इवॉल्व एंड एब्जॉर्ब शुड बी मेंशन्ड। अगर हीट इवॉल्व हुई है तो क्या बताया? प्लस हीट। अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है तो क्या होगा? माइनस हीट। ठीक है, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। अभी देखे नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट should be same on both side। एक पॉइंट और रह गया क्या? मेंशन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे? ये। ठीक है, अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे? ये। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन में हमारे पास हम देख पा रहे हैं क्या क्या फॉर्मूला है? देखो यहां गैस बनी है, यहां गैस का अगर फॉर्मेशन हुआ है तो गैस
के फॉर्मेशन प्रोडक्ट साइड में हम किससे शो करेंगे, एरो से। ठीक है, ये हो गई हमारे पास पूरी पूरी बात क्या कि केमिकल इक्वेशंस क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर सकती है। देखो, स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्शन में रिएक्टेंट मेंशन करके दे सकती है, कंडीशन ऑफ द रिएक्शन मेंशन करके दे सकती है, हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब बता सकती है, इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए ताकि ये पता चले कि कितने एटम्स ने रिएक्ट किया कितने दूसरे एटम्स के साथ और कितने कितने प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, ये लॉ किस चीज पे बेस्ड है ये भी याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो इक्वेशन की बैलेंसिंग होती है किस थ्योरी पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, और लास्ट क्या हुआ, मेंशन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट विथ अ डाउनवर्ड एरो। जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा उसके साथ क्या लगाया जाएगा, डाउनवर्ड एरो, और अगर गैस इवोल्यूशन होगा तो उसके लिए अपवर्ड एरो। ये हमारे पास पूरी पूरी बात हो गई हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस की। ठीक है, अब देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग का काम अपन लास्ट में करेंगे जब अपन क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग काम लास्ट में देखेंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें कुछ फंडामेंटल टाइप्स रहेंगे, जैसे कि केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला टाइप होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड टाइप होगा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड टाइप होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ टाइप होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो फिफ्थ टाइप होगा वो क्या होगा हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और कुछ सब वेराइटीज भी है, जैसे कि हमारे पास सब वेराइटीज कुछ कुछ लिख रहा है। ठीक है, ये 5 मेजर टाइप हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। ठीक, अब रेडॉक्स के अंदर जैसे 2 सब टाइप आ जाएंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन के अंदर 3 सब टाइप आ जाएंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, उसके बाद कुछ और सब टाइप्स होंगे, जैसे कि यहां एक सब टाइप हमारा रह गया कौन सा, कंबशन। ठीक है, कुछ सब टाइप 2 और रह गए, लास्ट 2 टाइप और रहेंगे, कौन कौन से, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इतने टोटल टाइप के रिएक्शंस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके देखते जाते हैं, एक एक डिटेल में देखेंगे। ठीक, और लास्ट में और कुछ बच जाएगा, कोरोजन, वो भी देखेंगे। ठीक, बाकी फंडामेंटल्स ये सारे रहेंगे, कौन कौन से, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स। रेडॉक्स के अंदर 2, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। डिकम्पोजिशन के अंदर 3, थर्मल, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक। ऐसे ऑन बेस ऑफ हीट, ऑन बेस ऑफ हीट के बेसिस पे 2, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, ये टोटल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो गए। अब एक एक करके सबको देखते जाते हैं एग्जांपल्स के साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें देखेंगे द रिएक्शन इन विच reactants combine to form lesser number of
प्रोडक्ट्स। ये इसकी कंडीशन रहेगी, ठीक है। जितने भी रिएक्टेंट्स आएंगे कम से कम उससे एक कम प्रोडक्ट होगा। अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल कौन सा हो गया, सिंपल सिंपल से चालू करते हैं। जैसे C+O2 गिव्स CO2, ठीक है। हीट करना पड़ेगा हमको और हीट इवॉल्व भी होगी, ठीक है। तो यहाँ C+O2 गिव्स CO2, देखो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा है, प्रोडक्ट्स कम है। ये क्या स्टेट लिख लिए इसका, गैस, ये भी क्या गैस, ये क्या सॉलिड। ट्राइंगल का मतलब हीट करना पड़ा और साथ में हीट रिलीज भी हुई, ठीक है। तो हीट रिलीज हुई तो एक स्टेप का रिएक्शन में चला गया और एक्सोथर्मिक, ठीक। आगे देखते हैं, मान लो ये लिखा है H2 प्लस O2, अभी देखे थे 2H2 2H2O, यहां भी हीट रिलीज होगा तो यहां भी देखो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कम है, ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम है, ठीक। ये भी किस कैटेगरी में चला गया, एक्सोथर्मिक, ठीक। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपके पास लिखा है Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक। अब देखो O 2 है, Mg 1 है, इस साइड 1 हो गया, तो एक काम करते हैं इस साइड ऑक्सीजन 2 कर लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया, Mg भी कितना हो गया 2, तो यहाँ पे Mg 2। साथ में थोड़ा बहुत बैलेंसिंग सीखते चलते हैं, लास्ट में और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। ये 3 एग्जांपल हो गए किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, एकदम सिंपल एग्जांपल्स हैं। यहाँ भी हीट रिलीज होगी, हीट और लाइट दोनों, तो ये भी किस कैटेगरी में चला गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। कॉम्बिनेशन का मेन कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट से कम होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक। ये हो गया सबसे पहला कैटेगरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड कैटेगरी में चलते हैं, ये सेकंड वैरायटी आ गई हमारे पास, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या रहेगा, इफ रिएक्टेंट्स decompose to produce more number of products, the type of reaction is decomposition, ठीक है। अगर रिएक्टेंट्स की संख्या कम हुई और द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज हायर, द रिएक्शन इज व्हाट, डिकम्पोजिशन, ठीक। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल शुरू करेंगे लेकिन कैटेगराइज करते चलेंगे। सबसे पहला वैरायटी कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन की जब बात करेंगे तो हीट को यूज करेंगे किस चीज के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। फर्स्ट एग्जांपल KClO3, इसको अगर हम हीट करें तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, KCl और 3/2 O2 में, ठीक है। देखो 3/2 का मतलब क्या है, ये 2 और 2 डिवाइड, आपके पास कितना बचा, 3 ऑक्सीजन, यहां भी कितना है ऑक्सीजन 3 और KCl, ठीक। तो इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड। हम फ्रैक्शंस का यूज कर सकते हैं, ठीक। 3/2 O2। अब यहां हीट हमने लेफ्ट साइड में लिखा क्योंकि हमने प्रोवाइड किया, लेकिन ये लिखने का स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, तो ये हीट उस साइड जाएगा और हमको आखिरी में क्या मिलेगा, KClO3 गिव्स KCl प्लस 3/2 O2 माइनस हीट। माइनस हीट का मतलब क्या रहेगा, हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको इस साइन से भी दिखा सकते हैं, हीट, ठीक है। और क्योंकि हम हीट का यूज कर रहे हैं किसी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक। एक एग्जांपल और लेंगे, अब एक और लेते हैं, जैसे Ca, ये सॉलिड रहेगा, ये भी सॉलिड रहेगा, ये क्या मिलेगा हमको, गैस, ठीक। गैस है तो किधर मूव करेगा, अपवर्ड्स। CaCO3 ये क्या है, सॉलिड है, इसे अगर हम हीट करें, ठीक है, हीट करें तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा, CaO प्लस CO2। CO सॉलिड है और CO2 क्या है, गैस, तो ये भी कहां मूव करेगा, अपवर्ड। ये भी कौन सा रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कम से कम 2 रिएक्शन हमको याद होने चाहिए। यहाँ टेम्परेचर रहता है लगभग 800 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं काम। अगला पढ़ने वाले हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये ऐसे डिकम्पोजिशन होंगे जो लाइट के प्रेजेंस में होंगे, और लाइट भी प्रिसाइसली सनलाइट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं AgCl और ले लेते हैं AgBr। अगर AgCl और AgBr दोनों में सनलाइट प्रोवाइड की जाए तो ये दोनों डिकम्पोज हो जाते हैं किसमें, Ag और Cl2 गैस में। ठीक है, यहाँ भी Ag और Br2 गैस, और गैस ऐसे किधर मूव करेंगे, अपवर्ड्स। Ag कैसा है, सॉलिड। Ag कैसा है, सॉलिड। AgCl कैसा था, सॉलिड। AgBr भी कैसा था, सॉलिड। ठीक है, ये हो गया हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक, आगे देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये 3 टाइप के डिकम्पोजिशन की बात की गई, एक हीट के कारण, अगला सनलाइट के कारण, तीसरा देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के कारण। देखते हैं, अगला हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहला एग्जांपल और एक ही याद करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जो एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर है वहां भी देखने मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, H2O लेंगे, स्मॉल अमाउंट में इसमें सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा, और अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमको 2 गैसें ऑब्टेन होंगी। कौन कौन सी गैसेस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन जो गैस होगी वो हमको कहाँ मिलेगी, नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस कहाँ मिलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल को आप क्या बोलते हो, कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल क्या बोलते हो, एनोड। ठीक है, एनोड पे कौन सी गैस मिली, ऑक्सीजन, और कैथोड पे कौन सी गैस मिली, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गई बात। अगला देखते हैं, ये हो गए हमारे सारे सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला जो वेराइटी रहेगा वो हमारे पास रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो देखते हैं। अगला वेराइटी हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, हायर reactive metal displaces another metal from its salt। ठीक है, अब देखेंगे सॉल्ट या फिर कंपाउंड। अब देखते हैं, ये जो रिएक्टिव मेटल है, ये रिएक्टिविटी ग्रेड करने के लिए हमारे पास होती है एक रिएक्टिविटी सीरीज। ये कुछ ऐसी नजर आती है। ठीक है, यहां तक लिखा गया। अब ये जो है हाइड्रोजन के नीचे ये लोग हैं। ठीक है, ये इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं इसलिए साइड में लिखा है। ठीक, अब इनमें एलिमेंट्स के नाम हम सबको पता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक, इसको याद करने का तरीका रहेगा, कहो ना कहो ना कहो, मांगो अल जान, फिर सुनो पर बात हमारी। और उसके बाद देखो CHAAP, तो यहां क्या मिला, चाप। ठीक, ये पूरा तरीका रहेगा किसको याद करने का, रिएक्टिविटी सीरीज को। यहां चाप, यहां फिर एक बार बोल रहा हूं, कहो ना कहो, मांगो अल जान, फिर सुनो पर बात हमारी, चाप। ठीक, इसमें ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम।
ठीक, और क्या बोला गया है कि हायर रिएक्टिव मेटल हमेशा लोअर रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ठीक, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जो बार बार पूछा जाता है, वो कौन सा होता है, Fe प्लस CuSO4। तो देखो आयरन हमारे पास जो है वो सीरीज में काफी ऊपर है, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से भी नीचे है, तो आयरन किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को, और हमारे पास रिएक्शन क्या मिलेगी, इसने इसको डिस्प्लेस किया, ये बाहर आ गया, कॉपर प्लस FeSO4। आयरन हमारे पास सॉलिड स्टेट में था, कॉपर सल्फेट का हमारे पास एक्वस सोल्यूशन था। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ एनी सॉल्ट और एनी सब्सटेंस विथ वाटर इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन। किसी भी चीज का पानी में घोल को आप क्या बोलते हो, एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पे कॉपर अब सॉलिड हो गया और FeSO4 क्या हो गया, एक्वस। ठीक, ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन। एक दो और देखते हैं, इसके बाद हम मूव कर जाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। आगे लिखते हैं, मान लो आपके पास है Zn प्लस FeSO4। तो देखो लिस्ट में ऊपर कौन है, जिंक, तो आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस उसके सॉल्ट से। ये कैसा है, सॉलिड, ये कैसा है, एक्वस। इसको डिस्प्लेस किया, आयरन बाहर आ गया, तो आयरन अब सॉलिड हो चुका है, और साथ में हमको क्या मिलेगा, ZnSO4। ठीक है, ये हो गया। एक और लिख लेते हैं, चलो मान लो आपके पास है Mg प्लस H2SO4। ठीक है, तो देखो Mg सीरीज में काफी ऊपर है और हाइड्रोजन जो है वो सीरीज में काफी नीचे है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस कर दिया। सॉल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस, तो क्या बना सॉल्ट, MgSO4, और हाइड्रोजन निकल गया, किस फॉर्म में निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। मेटल था तो सॉलिड फॉर्म में निकला, लेकिन हाइड्रोजन था तो किस फॉर्म में निकला, गैस, और ये किस फॉर्म में चला गया, एक्वस। पहले क्या था, सॉलिड। ठीक, तो ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो नीचे के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस, और सॉल्ट भी कैसे सोल्यूशन में होना चाहिए, एक्वस। अब एक जो इसका वो क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लो लिखा है कॉपर प्लस FeSO4, तो आपको नीचे वाला एलिमेंट दिया है और क्या बोल रहा है कि ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करके दो, ये पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। ठीक, ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अगले में मूव करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अगला है हमारे पास क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, द रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ टू रिएक्टेंट्स गेट इंटरचेंज्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे इसका सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या रहेगा, ये याद रखिएगा, सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जांपल कौन सा रहेगा, AgNO3। इसका हमारे पास एक्वस सोल्यूशन था, इसमें हमने मिला दिया NaCl का एक्वस सोल्यूशन। ठीक, तो ये क्या होगा, देखो Na रिप्लेस करेगा Ag को, हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज रिप्लेसेस लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। Na ने रिप्लेस किया किसको, Ag को। अब लेकिन इस बार जो Ag प्लस आयन बनेगा वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, Cl माइनस आयन के साथ। तो ये NO3 अब किसके पास आ जाएगा, Na के पास, और Ag किसके पास चला जाएगा, Cl के पास। तो रिजल्ट क्या बना, Na किसके पास चला गया, NO3, NaNO3, ये क्या हो गया, एक्वस, और साथ में क्या बना, AgCl। ये कैसा होता है, सॉलिड, तो सॉलिड होने के कारण ये क्या कर जाएगा, प्रेसिपिटेट। ठीक है, और इसको एक रिएक्शन का नाम और दे सकते हो आप, कौन सा रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके और एग्जांपल हम क्वेश्चंस करते समय देख लेंगे। अभी बस ये याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स NaNO3 प्लस AgCl। क्या बना, पीपीटी बना, किस फॉर्म में बना, सॉलिड, तो नीचे क्या कर जाएगा, सेडिमेंट। ये पीपीटी का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन।
प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन के भी कैटेगरी में आ जाएगा रिएक्शन। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। तो आपको पूछा जाए व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आप क्या बोल सकते हो, द रिएक्शन इन विच आफ्टर मिक्सिंग टू एक्वस सोल्यूशन अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। एक प्रेसिपिटेट बना जो कैसे स्टेट में था, सॉलिड। ठीक, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। अगला देखेंगे हम लोग कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स एक्चुअली दो पार्ट से मिलकर बना है, जिसके हम सब टॉपिक्स को पहले पढ़ेंगे। पहला होगा रिडक्शन और दूसरा होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इनको पहले पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। सबसे पहले आप पुरानी क्लासेस से भी जानते हैं क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन। साथ में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन। तीसरा एक डेफिनेशन रहेगा क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये तीन डेफिनेशन रहेगी किसके लिए, ऑक्सीडेशन की। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, ठीक है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, और द रिएक्शन इन विच देयर इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये तीन फिनोमेना अगर फुलफिल हो रहे हैं तो फिनोमेना कौन सा है, ऑक्सीडेशन। ठीक, यहां इसका रिवर्स रहेगा, क्या होगा, पहला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरा होगा रिडक्शन, रिडक्शन नहीं बोलना चाहिए, डिक्रीज बोलते ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, when oxygen is removed from a compound it is said to be reduced, first definition. Second, if hydrogen is added to a compound it is known as reduction. ठीक, if oxidation number of a compound reduces, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कमी है तो भी फिनोमेना क्या है, रिडक्शन। ठीक, तीन डेफिनेशन है, तीनों के लिए ये हो गया। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। और एक चीज और कि अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो तो हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इफ बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस in the same reaction it is said to be redox reaction। ठीक है, ये हो गया रेडॉक्स की डेफिनेशन, रिडक्शन की डेफिनेशन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। अब क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। ठीक, इसके बाद अब देखते हैं एग्जांपल किसका, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया, मान लो कॉपर है, इसको हीट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CuO में। ठीक, यहाँ कलर भी ध्यान रखना कि कॉपर कौन से कलर का होगा, ब्राउन। ठीक है, लेकिन CuO, पहले इसका नाम देख लेते हैं। देखो सिर्फ O आया तो O पे क्या चार्ज रहता है, -2, और कॉपर पे क्या हो गया, +2, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, या फिर इसको और क्या बोल सकते हो, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक, ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अगला देखते हैं, अगला मान लो इसके बाद रिडक्शन, अगला क्या रहेगा, रिडक्शन। इसी का रिडक्शन देख लेते हैं। आपके पास मान लो कॉपर ऑक्साइड है CuO, इसके साथ मैंने ऐड कर दिया हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉपर प्यूरिफाई हो जाएगा, कॉपर, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। तो ये जो प्रोसेस है इसमें देखो रिमूवल ऑफ क्या हुआ, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। ये डेफिनेशन नंबर 1। क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक, और देखते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रोसेस रह गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगला देखते हैं ना। अगला ले लेते हैं, मान लो आपके पास है ZnO, जिंक ऑक्साइड। इसका केमिकल रिडक्शन करने के लिए यूज करते हैं कोक। कोक के साथ इसको हीट किया गया तो ये क्या बना लिया, Zn+CO। तो देखो यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जहां एडिशन हुआ वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और जहां रिमूवल हुआ वो क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, यहां एक थ्योरी और लगा लेते हैं, कौन सी, देखो जेड ऑक्साइड पे -2, जिंक पे +2। यहां जिंक जब प्योर मेटल हो जाएगा तो प्योर मेटल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। तो देखो +2 से क्या हो रहा है, 0, तो ये क्या हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो प्रोसेस को क्या बोलते थे, रिडक्शन। ठीक है, और कार्बन जब प्योर है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। जैसे ही ये ऑक्साइड बना लिया तो यहां कार्बन, ऑक्सीजन पे -2 तो कार्बन पे +2, 0 से +2, ये क्या हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होते प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला रहेगा हमारे पास MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। ठीक, ये हमारे पास पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर बोर्ड में भी आया है। ठीक है, यहां देखते देखो, पहले रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पे क्लोरीन के साथ क्या हुआ, देखो क्लोरीन में हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो वाटर हुआ है इसमें तो नीदर रिडक्शन नॉर ऑक्सीडेशन। इसको समझने के लिए ना ज्यादा बेटर तरीका मैं मानता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर वाला रहेगा। देखो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2, तो दो के लिए कितना हो गया, -2 इंटू 2, नेट चार्ज कितना हुआ, -4। तो Mn जो हुआ उस पर बैलेंस करने के लिए क्या चार्ज आएगा, +4। ठीक है, MnCl2 आया तो क्लोरीन पे क्या चार्ज आता है, -1। कितने क्लोरीन है, 2, तो कितना आ गया, -2। बैलेंस करने के लिए Mn पे कितना होना चाहिए, +2। तो देखो +4 से क्या हुआ, +2, मतलब रिडक्शन इन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो प्रोसेस का नाम क्या, रिडक्शन। ठीक, यहां पे देखो क्लोरीन के लिए यहां -1, हाइड्रोजन पे +1। क्लोरीन का यहां जब क्लोरीन प्योर हो गया, क्लोरीन जब प्योर हो गया, Cl2 फॉर्म में आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहां पे कितना है, -1, और यहां कितना है, 0। तो यहां क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को आप क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां ऑब्जर्व करना कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां पे भी देखो, ऑक्सीजन पे कितना, -2, एक हाइड्रोजन पे +1 इंटू 2, तो ये बैलेंस हो गया। तो एक हाइड्रोजन पे यहां पे भी कितना है, +1, यहां पे भी कितना है, +1। तो इसमें चेंज ही नहीं आया, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
और जब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ना आए तो क्या है, नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। ठीक है, ये हो गया अपना रेडॉक्स रिएक्शंस कंप्लीट। ठीक, आगे देखते हैं। लास्ट रह गया हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या होगा, द रिएक्शंस in which heat is released। एंडोथर्मिक क्या होगा, द रिएक्शन in which heat is absorbed। जहां हीट एब्जॉर्ब हो वो क्या है, एंडोथर्मिक, और जहां हीट रिलीज हो वो क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, कंबशन रिएक्शंस, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट। यहाँ जितनी हीट सप्लाई की गई थी जलाने के लिए उससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो एक ऐसा रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास है PbNO3 ट्वाइस, इसको आप हीट करोगे तो ये डिकम्पोज होगा। तो देखो यहाँ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, PbNO3, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PbO प्लस NO2, एक सेकंड ना, और O2 में। तो यहां देखो हीट कहां सप्लाई की गई है, लेफ्ट साइड में, तो यहां हीट किस में लिखी जाएगी, माइनस में। मतलब जो नेट हीट है वो क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है जिस रिएक्शन में, वो कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें कौन जनरली कैटेगरी में आएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। जनरली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। और एक्सोथर्मिक का अगर आपको एग्जांपल पूछे तो क्या लिख सकते हो, ऑल कंबशन रिएक्शंस। जितने भी कंबशन रिएक्शंस है सारे के सारे किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा पूरा एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सारे टाइप के डिकम्पोजिशन, सारे डिस्प्लेसमेंट, और जितने भी रिएक्शंस पॉसिबल थे हमने सारे के सारे कर लिए। ठीक है, ठीक, यहाँ पे थ्योरी और अपार्ट क्लोज करते हैं। इसके बाद अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे जो भी एनसीईआरटी के इनसाइड क्वेश्चंस है। ठीक, थैंक यू। कोरोजन, कोरोजन में मेन याद रखिए, कोरोजन में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। देखो जैसे आपके पास आयरन है, ये कोरोड हो जाए तो आयरन पहले कैसा था, शाइनिंग, बाद में क्या बन जाएगा, रेड डस्टी सब्सटेंस ऑन सरफेस। ठीक है, जो कोरोजन का प्रोसेस है आयरन के लिए मैं मानता हूं इंपॉर्टेंट होता है, तो देखेंगे। देखो ये आयरन है, आयरन के ऊपर एक मॉइस्चर की लेयर है। ठीक, जो मॉइस्चर की लेयर है ये अगर प्रेजेंट हुई तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा देखना, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन गिव्स आउट Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आयरन से निकल जाएंगे, तो ये निकाल देगा Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन किस पर अटैक करेंगे, वाटर पे, H2O प्लस 2 electrons gives in presence of oxygen gives 2 OH minus ions। These 2 OH minus ions, ये 2 OH minus ions किस पर अटैक करेंगे, Fe2 प्लस पे, Fe2 प्लस 2 OH minus gives FeOH ट्वाइस। ठीक, फिर ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड बना FeOH ट्वाइस in presence of air undergoes further oxidation to form Fe2O3 dot XH2O। ये जो Fe2O3 dot XH2 है ये क्या है,
नेटिव स्टेट ऑफ आयरन, नेटिव स्टेट ऑफ आयरन, ठीक है। तो कोरोजन आप क्या समझे कि प्योर आयरन का अपने नेटिव स्टेट में लौट जाना, द रिटर्न ऑफ प्योर आयरन इनटू इट्स नेटिव स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, ठीक है। लिख दे रहा हूं, रिटर्न ऑफ आयरन टू नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट कौन सा स्टेट, ऑक्साइड फॉर्म, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, दोनों की दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। हमको मॉइस्चर भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर एक होगा दूसरा नहीं होगा तो कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। ये बात हो गई कोरोजन ऑफ आयरन। रिएक्शन क्या क्या था, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या क्या दिया, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट किए पानी के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या दिए 2OH माइनस, आयरन OH के साथ रिएक्ट कर क्या बनाया FeOH ट्वाइस, ये FeOH ट्वाइस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया Fe2O3.XH2O, और यही है क्या नेटिव स्टेट ऑफ आयरन, या फिर इसको क्या बोलते हो रस्ट, ठीक है। और ये था कोरोजन ऑफ आयरन, ठीक। एक लास्ट फिनोमेना बच गया हमारे पास, कौन सा, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स इज नोन एज रैंसिडिटी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, स्पॉइल्स टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड, खाने की चीजों का टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ठीक। इसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट रैंसिडिटी ऑफ पैकेज्ड फूड, पैकेज्ड फूड, नाइट्रोजन गैस is filled in packets, ठीक है। पैकेट्स में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन, as it does not react with fats, क्योंकि वो फैट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बनाती, तो फूड कैसा रहता है, फ्रेश रहता है। अगर ऑक्सीजन एंटर कर गई तो रेंसिडिटी हो जाएगा, टेस्ट और स्मेल खराब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पूरा पूरा अपना रिएक्शंस वाला पार्ट। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बैलेंसिंग के लिए, फिर ये वीडियो डन करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, C2H6 plus O2 gives CO2 plus H2O, ये रिएक्शन को हमको बैलेंस करके देना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड तरीका हम ये यूज करेंगे कि ऐसे आयन से शुरू करेंगे जिनमें ग्रुप हो, ठीक है। सेकंड हाइड्रोजन को प्रेफरेंस देंगे, सेकंड कार्बन को, उसके बाद ऑक्सीजन को। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या काउंट किए, हाइड्रोजन कितने एटम से 6, यहाँ पे 2, कार्बन कितने हैं 2, यहाँ कार्बन कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3, ठीक। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। तो देखो इधर 2 है, इनटू क्या कर लिए 3, तो इनटू 3, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, ठीक। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। सेकंड चीज जो हम बैलेंस करेंगे वो क्या होगी, कार्बन। कार्बन यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ इनटू क्या करेंगे 2CO2। अब देखो ये सब प्रोसेस में ऑक्सीजन का नंबर भी चेंज हो गया, ऑक्सीजन पहले 3 था लेकिन अब कितना हो गया 2 2 4, 2 इंटू 2 ये दे दिया 4, और 3 इंटू 1 क्या दे दिया 7, ठीक है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 7, ठीक। तो ये 2 को हम क्या किस में कन्वर्ट करेंगे 7 में, कैसे करेंगे, इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 और 2 डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 7, तो यहाँ क्या लगा लिए 7/2। मैंने पहले बताया था फ्रैक्शंस हमारे पास बैलेंसिंग में क्या होते हैं, अलाउड होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो इस पूरे रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2
C2H6 plus 7O2 gives 4CO2 plus 6H2O। पूरे रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया? 2 से, टू रिमूव दिस फ्रैक्शन। ठीक, लेकिन फ्रैक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं। तरीका क्या फॉलो किए? सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन। ठीक, ये हो गया तरीका। एक और देखते हैं इसमें क्वेश्चन, ये लिख लेते हैं, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंबल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जिंक के लिए Zn, सिल्वर नाइट्रेट बनाएंगे तो Ag पे क्या चार्ज आता है? +1। नाइट्रेट के लिए आयन होता है NO3 पे -1। तो देखो +1 -1 बैलेंस हो गया, क्या बना? AgNO3। इधर क्या बना? जिंक नाइट्रेट। जिंक पे क्या चार्ज होता है? +2, नाइट्रेट पे NO3 -1, तो 2 इस साइड, 1 इधर, तो क्या बना? Zn NO3 ट्वाइस प्लस सिल्वर के लिए Ag। ठीक, अब सबसे पहले किसको बैलेंस किया जाएगा? जो हमारे पास पॉली एटॉमिक ग्रुप होगा। पॉली एटॉमिक ग्रुप इस साइड कितना है? NO3 2 है, इधर NO3 कितना है? 1 है, तो इसको इनटू किससे किया जाएगा? 2 से, ये 2 लग गया, 2 AgNO3 हो गया। ठीक है, अब बाकी चेक करो और क्या अनबैलेंस्ड है। देखो जिंक यहाँ कितना है? 1, यहाँ पे भी जिंक कितना है? 1, नो रीजन टू वरी। सिल्वर बचा, सिल्वर देखो 2 Ag हो गया, सिल्वर कितना है? 2, यहां सिल्वर कितना है? 1, तो इसको इनटू किससे करेंगे? 2, तो कितना हो जाएगा? 2 Ag। ठीक, जिंक प्लस 2 AgNO3 गिव्स ZnNO3 ट्वाइस प्लस 2 Ag। ये हमारा क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, एक और कर लेते हैं। देखो अगला हमारे पास बैलेंसिंग के लिए ये ग्रुप है, तो यहाँ पे HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस प्लस गिव्स CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, ये बैलेंसिंग बहुत आसान हो जाएगी। ये H2O को क्या लिख लीजिए? HOH। तो ऐसे में हमारे पास जो ग्रुप वाले पार्ट है वो बन गए। देखो यहाँ पे NO3 ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे भी NO3 ग्रुप है, यहाँ पे भी क्या ग्रुप है? OH। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पहले ही बताया पॉली एटॉमिक ग्रुप को प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? NO3 और OH को। ठीक है, NO3 कितना है? 1, OH कितना है? 2। NO3 यहाँ कितना है? 2, OH कितना है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू क्या करना पड़ेगा? 2, यहां 2 हो गया। ठीक, ये ऑलरेडी इक्वल हो गया 2 और 2, इसमें कोई समस्या नहीं है। OH इधर कितना है? 2, और इधर कितना है? 1, तो इनटू कितना करना पड़ेगा? 2, तो यहाँ 2 लगा दिए साथ में, तो ये हो गया 2। ठीक, ये इधर भी 2 OH हो गए, इधर भी 2 OH हो गए। ठीक, अब बाकी चीजों को देखते हैं। ठीक, देखो बचा क्या? कैल्शियम, इधर कितना है? 1, इधर भी कितना है? 1। ठीक है, लास्ट कौन बचा? अकेला हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहां कितना है? 2, यहां भी कितना हाइड्रोजन है? 2। तो देखो NO3 2, NO3 2, OH -2, OH -2, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। ये भी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड। इसके लिए ट्रिक क्या यूज किए कि H2O को मैंने क्या लिख लिया? HOH, तो बहुत सिंपली हो गया। अब एक प्रेफरेंस बता रहा, प्रेफरेंस चार्ट, उसको यूज करोगे ना तो बैलेंसिंग जनरली इजी पड़ेगी। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? पॉली एटॉमिक स्पीशीज को। उसके बाद ऐसे चीजों को बैलेंस करेंगे जिन पे +1 चार्ज आता हो, उसके बाद +2 वालों को, उसके बाद +3 वालों को, और उसके बाद नेगेटिव वालों को। आप ये पाओगे कि पॉली एटॉमिक से जब तक आप +3 पे आओगे आपके नेगेटिव आयंस ऑलरेडी बैलेंस हो चुके होंगे। और पॉली एटॉमिक आयंस जनरली कैसे होते हैं? नेगेटिव। लेकिन इसमें क्या होता है? एक से ज्यादा एटम। पॉली एटॉमिक स्पीशीज को सबसे पहले +1, +2, +3, लास्ट में नेगेटिव। ठीक, एक और करते हैं फिर खत्म।
ये अपना लास्ट बैलेंसिंग का क्वेश्चन। इसके बाद जो रहेगा, जो भी एनसीईआरटी के इनसाइड बुक क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो सारे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के एक साथ कल तक देखते हैं, कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया। सबसे पहले क्या बताया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखा। सबसे पहले किसकी बैलेंसिंग होगी, हाइड्रोजन की, उसके बाद कार्बन की, उसके बाद ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन काउंट करते हैं। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 12, इधर कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 6, इधर कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 6 और 2 8, और इधर कितना है 2 और 1 3, ठीक है। इसको एक काम करते हैं 2+1 फॉर्मेट में ही रहने देते हैं, ठीक। सबसे पहले हाइड्रोजन की बैलेंसिंग हो जाएगी इंटू 6, तो ये हो गया 12, इंटू 6 तो ये हो गया 12, ठीक। हाइड्रोजन बराबर हो गए। कार्बन के लिए फिर इंटू 6, तो ये भी कितना हो गया 12, ठीक। अब लास्ट में फिर ऑक्सीजन की काउंटिंग करते हैं, ठीक है। इधर अभी भी कितने हैं 8, इधर कितने हो गए 6 2 जा, पहले 3 थे, अब कितने हो गए 6 2 जा 12 प्लस 6 1 जा 6, तो ये टोटल कितना हो गया 18, ठीक। 18 ऑक्सीजन हो गए। इधर किस फॉर्मेट में, देखो ऑक्सीजन यहाँ 6 है, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको चेंज कर सकते हैं किस फॉर्मेट में 6 प्लस 2। इस 2 को अगर किसी तरीके से हम 12 बना ले तो हमारे पास टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 18। तो ये जो O2 है इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये हो गया 6 2 12 और 12 प्लस 6 18, तो यहां आ गया 6O2, ठीक है। तो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बनी, C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। ठीक, यही तक रखते हैं। थैंक यू। अगला वीडियो क्वेश्चंस पर रहेगा।